हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रणव ओझा और आज लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे ऑडिट के एमसीक्यूज। तो दोस्तों सबसे पहले तो माफी चाहता हूँ, पिछले 15-20 दिनों से मेरा एक फ्रेंड जो है वो अस्पताल में थोड़ी सीरियस कंडीशन में है, तो उसके लिए मैं 15-20 दिन से वीडियो नहीं बना पाया, तो उसके लिए बहुत दिल से माफी चाहता हूँ। और दूसरी एक बात, ये वीडियो के अंदर हम लोग ऑडिट के बहुत सारे एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व करेंगे। ये वीडियो बकायदा लंबा चलने वाला है। अब इसके अंदर कैसा हो जाएगा, जो एमसीक्यू एकदम शॉर्ट सिंपल है तो भाई उसको हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे। जो और ऐसे कोई एमसीक्यूज है जिसके अंदर हमें कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करना है तो हम लोग वो भी करेंगे। तो अगर आप लोगों ने ये वीडियो पूरा देख लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि भाई आप एमसीक्यू एग्जाम में काफी अच्छे मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हो। दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात, हमारे बहुत सारे ऑडिट के एमसीक्यूज जो है, जो प्लेलिस्ट जो है जिसमें ढेरों लेक्चर्स है, कॉन्सेप्ट वाइज टीमिंग एंड लीडिंग क्या होता है, प्लस मेरे लाइव सेशंस भी उसके अंदर है और वो बिल्कुल ही फ्री है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप हमारा प्लेलिस्ट ऑडिट का एक्सेस कर सकते हो और ज्यादा मार्क्स ला सकते हो। तो चलो दोस्तों बिना देर किए चालू करते हैं। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द काइंड ऑफ ऑडिट। अब कौन सा ऑडिट है? स्टैट्यूटरी ऑडिट, भाई हाँ ये तो है ही, हम जो सीए कर रहे हैं उनकी तो ये रोजी रोटी होती है, तो स्टैट्यूटरी ऑडिट तो बकायदा ऑडिट होता है। गवर्नमेंट ऑडिट C&AG करते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, बराबर, तो ये भी होता है। इंटरिम ऑडिट भी होता है। और यहाँ पे ये नहीं होता, तो भाई व्हाट यहाँ पे नॉट लिखा है तो ये आंसर आएगा। दोस्तों एग्जाम में आपको टाइम बहुत मिलता है, प्लीज ऐसे बकायदा सारी डिटेल से कीजिएगा। जल्दी का काम जो होता है वो शैतान का हो जाता है, तो जरा आप उसको देख लीजिएगा। अब यहाँ पे चलते हैं सेकंड एमसीक्यू। तो सेकंड एमसीक्यू कौन सा हो जाता है, ये तो थर्ड पे आ गए। तो सेकंड एमसीक्यू है द काइंड ऑफ ऑडिट कंडक्टेड बिटवीन, देखो यहाँ पे लिखा बिटवीन टू एनुअल ऑडिट। बिटवीन टू एनुअल ऑडिट है, फाइनल नहीं होता, बिकॉज वो तो एक साल के बाद होता है। ये तो कब भाई लंबी रोज का घोड़ा फेविकॉल जैसा चलते जाता है। इंटरनल ऑडिट नहीं जी, इंटरनल ऑडिट भी वो तो कंपनी वाले करवाते हैं, ये तो ऑप्शनल होता है। तो ये इंटरिम ऑडिट ही आंसर आएगा। तो आंसर जो है वो बकायदा आंसर बी है। फिर यहाँ पे लिखा है वाउचर रिलेट्स टू। अब ये वाउचर क्या होता है एंड इट रिलेट्स टू व्हाट? तो भाई वाउचर क्या होता है? कैश रिसिप्ट, जी हाँ, मैंने लेक्चर्स में बोला ही है कि भाई पेट्रोल पंप पे आप जाते हो और वहां से आप वो पर्ची लेते हो या देते हो, दोनों चीज जो है वो वाउचर हो जाती है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन जो होता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन में भी उधार की चिट्ठी तो हम लेके ही आते हैं, तो ये भी वाउचर है, ये भी वाउचर है, ये भी वाउचर है। तो वाउचर क्या है? तो भाई जो चीज एंट्री हुई है तो बताता है, उस चीज को वाउचर बोलते हैं। तो यार ये भी है, तो इसका लास्ट आंसर जो है वो आंसर डी ही आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है ऑडिट बिगिंस व्हेन। अब यार ये मार्केटिंग और सेलिंग तो कभी आया ही नहीं है, तो इन्वेंटरी वैल्यूएशन ये आया ही नहीं है, तो परचेज, ये तीनों तो, और ये वाला सेंटेंस तो सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर में हर कोई टीचर जो होता है कि ऑडिटिंग बिगिंस व्हेन अकाउंटिंग एंड्स, तो फोर्थ का ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा सी। उसके बाद वापिस चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है इन केस ऑफ कंपनी विच इज नॉट लेस देन, कितना? नॉट लेस देन 10% ऑफ सब्सक्राइब शेयर कैपिटल इज हेल्ड सिंगली और कॉम्बिनेशन बाय स्पेशल इंस्टीट्यूशन लिखा हुआ है एंड बॉडीज, द अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट of the auditor shall be made at each annual general meeting with a specific resolution। अब यहाँ पे दोस्तों स्पेसिफिक रिजोल्यूशन के अंदर सी
अब इसके अंदर तो ऐसा है कि मुझे पता है कि ये 25 है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भाई कितने परसेंट है, क्या ये आंसर सही है। और आप लोग मुझे अगर पूछेंगे कि ऐसे वीडियो बनाने हैं या तो ये टॉपिक पे वीडियो बनाने हैं, तो मैं उसके लिए उसके हिसाब से वीडियोस बनाता भी रहूंगा। और दूसरी एक बात कि अगर आपको ये लगता है कि भाई बंदा मेहनत कर रहा है और एक अच्छा कंटेंट लेके आ रहा है, सब्सक्राइब कीजिए नहीं कीजिए तो दोस्तों आपकी मर्जी है, अगर वैल्यू लगती है तो कीजिए, लेकिन एक लाइक भी दे देते हो ना तो भी बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो चलो दोस्तों यहाँ पे अब उसके बाद आगे चलते हैं। और यहाँ पे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज क्वालिफाइड टू बी अ कंपनी ऑडिटर। अब यार यहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट ऑफ द कंपनी ऑडिटर के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो देख लो क्या लिखा हुआ है। एक सेकेंड, ओके, हाँ रिकॉर्ड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, द एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी दे आर क्वालिफाइड बॉडी कॉर्पोरेट अ पर्सन हु इज इन डेप्थ ऑफ एक्सीडिंग 1000। अभी तो ये लिमिट सब चेंज हो गई है। तो भाई ऐसा है कि ये जो है एन ऑफिसर और एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, अ बॉडी कॉर्पोरेट और इन डेप्थ या गारंटी ये तीनों तीन पर्सन बकायदा डिस्क्वालिफाइड होते हैं। इसीलिए ये तीन आते नहीं है। अल्टीमेटली अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसके साथ आपको लिखना पड़ेगा कि होल्डिंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इन इंडिया, तब जाके वो राइट आंसर होता है। तो ये 6 तक तो पहुंच गए। अब जाते हैं यहाँ पे 7th पॉइंट पे। और थोड़ा सा मेरा माउस ट्रिकी हो गया है। तो when the auditor is an employee of the organization being audited, अब याद देखो क्या लिखा हुआ है, किस तरह से उसको ट्रीट किया है। when the auditor जो है, बोला क्या है, ऑडिटर जो है वो एम्प्लॉई है। अब यार एम्प्लॉई अगर है तो एक्सटर्नल ऑडिटर नहीं होता है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर के अंदर तो दो बंदा जो होता है वो बाहर का बंदा होता है, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। इसी के साथ साथ ये वाला ऑप्शन भी हमने रूल बैक कर लिया है। अब बचा यहाँ पे इंटरनल और बचा कंप्लायंस, तो ये नहीं होता है। और इसका सही आंसर जो है वो सही आंसर ए होता है। अब आप भी देखिए कि भाई कितने आंसर्स आपके राइट हो रहे हैं, कितने आंसर्स नहीं हो रहे हैं। अ कंपनी ऑडिटर कैन बी रिमूव बिफोर एक्सपायरी ऑफ द टर्म, लिए लो। अब यहाँ पे रिमूवल ऑफ द ऑडिटर आ गया। अब बिफोर यहाँ पे प्लीज भैया इस चीज को जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा, बिफोर एक्सपायरी ऑफ द टर्म बोला है तो यार ये सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट तो नहीं आते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं आते हैं, तो आते तो है जो ये लोग कौन है, बकायदा ये लोग तो ओनर होते हैं। तो ऐसा कुछ होता है स्पेशल केसेस में, तो शेयर होल्डर ही आते हैं। इसीलिए इसका आंसर जो है वो आंसर ए ही आएगा। और वापिस चलते हैं हमारे 9th क्वेश्चन पे। इफ देयर इज कैपिटल लॉस, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल लॉस, द ऑडिटर नॉट अलाउड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, allowed payment of dividend after making such or none of the above। अब यार ऐसे में तो जनरली लोग क्या बोलते हैं कि अगर लॉस हुआ है तो डिविडेंड को अलाउड नहीं करना चाहिए। बट आप ये चीज देखो, कैपिटल लॉस बोला है, आप समझ रहे हो यहाँ पे वर्डिंग क्या लिखी हुई है, वर्डिंग लिखी हुई है कैपिटल लॉस। अब कैपिटल लॉस बोला है, नहीं के लॉस। तो मैंने पहले ही बोला था कि आप लोगों को इस तरह से डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे कैपिटल लॉस बोला है, इसीलिए आ जाएगा अलाउ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अब आते हैं तो आंसर इसका जो होगा वो आंसर बी होगा।
Auditor should see the amount received for premium on issue of shares should be shown in। अब यार ये तो एकदम सिंपल सा है, ऑथोराइज में नहीं होता, सब्सक्राइब में नहीं होता। प्रीमियम जो होता है वो रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाता है। लायबिलिटी साइड आप अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट के साथ साथ भी पढ़ सकते हो। तो इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में इक्विटीज के अंदर जाता है शेयर होल्डर फंड, और रिजर्व्स एंड सरप्लस तो यार ये सब्सक्राइब में तो नहीं आएगा, पेड अप कैपिटल में नहीं आ जाएगा, बाकी रहे ये दो। और प्रीमियम जो होता है आपने कॉर्पोरेट अकाउंट के अंदर न जाने कितनी बार प्रीमियम शुड बी सोन अंडर द हेड सिक्योरिटी प्रीमियम या तो शेयर प्रीमियम लिखा हुआ ही है। अब ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, बिकॉज ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों रहता है? बिकॉज सेक्शन 143 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2019 नहीं है, 2019 है, तो उसके लिए फिर कमेंट मत कीजिएगा। द डील्स विद, अब यार यहाँ पे यही पंगा हो जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता, हम लोगों ने कभी ये सेक्शन ही नहीं लर्न किया था। लेकिन ऑडिट में सबसे पहला जो सेक्शन मैंने लर्न किया था वो सेक्शन यही था, बिकॉज वो 143 वो कुछ था ना, वो गाना था इमली का बूटा बेरी का बेल, तो आई लव यू इसका मतलब हो जाता था। तो बस ये इसी तरह से मैंने मेमोरी में रखा था। भाई उस पर कॉमेंट मत करना, ये तो जस्ट यही है कि भाई सेक्शन 143 जो होता है, 143 क्या हो जाता है, ये पावर एंड राइट्स ऑफ ऑडिटर के लिए ही होता है। और मुझे प्लीज जरा कमेंट करके बताइएगा कि भाई ये और ये सेक्शन जो होते हैं वो सेक्शन किसके लिए होते हैं। तो थोड़ा सा टू वे रहता है, तो मजा भी आती है और सीखने को भी मिलता है। और यहाँ पे उसके बाद इसके बाद जो है वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12। इंटरनल ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय, इंटरनल ऑडिटर जो होता है इज अपॉइंटेड बाय मैनेजमेंट, शेयर होल्डर, गवर्नमेंट या स्टेच्यूटरी बॉडी। अब यार ये इंटरनल लिखा है तो जनरली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही आते हैं, शेयर होल्डर तो बड़े बड़े कामों में आते हैं, गवर्नमेंट का होता है तो गवर्नमेंट में आते हैं, और ये जो होता है कभी नहीं आता है। तो इसका आंसर जो है वो आंसर ए आएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे कि भाई शेयर प्रीमियम अकाउंट शुड बी शोन इन बैलेंस शीट। वापिस ये आया, मैंने आपको इसके पहले ही बताया था, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल के अंदर रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो प्रीमियम जो होता है वो रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर जाता है। तो ये आपके लिए काफी इजी हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे है ये भी ऑडिट रिपोर्ट, सर्टिफिकेट, प्रोग्राम प्लानिंग बराबर, और वर्किंग पेपर, वर्किंग नोट, वर्किंग फाइल, ये सारी चीजें जो होती है ऑडिट प्रोग्राम वाली, उसमें से एमसीक्यूज आने तो लाजमी है। अब यहाँ पे लिखा है द डैश इज द मीडियम थ्रू विच ऑडिटर एक्सप्रेस हिज ओपिनियन, बट ऑब्वियसली सर्टिफिकेट तो नहीं होता है। सर्टिफिकेट तो जो होता है जैसे वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स जो होता है उस पे आ जाएगा। इस पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो है जो आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। तो सर्टिफिकेट जो होता है वो तो ट्रू होता है, यहाँ पे आप कुछ एक्सप्रेस नहीं करते हो। ऑडिट प्रोग्राम और ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट प्रोग्राम तो ऑडिट को किस तरह से कंडक्ट करना है, जहां पे एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन नहीं आता है, और ऑडिट कैसे करेंगे ये प्लानिंग आता है। तो ना यहाँ पे ओपिनियन होता है ना यहाँ पे ओपिनियन होता है, तो ओपिनियन जो होता है वो यहीं पे होता है। इसीलिए भैया ये इसका आंसर जो है वो आंसर ए आएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है डैश इज द स्पेसिफिक गाइडलाइंस एंड डायरेक्शन फॉर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव completion of audit work on timely and daily basis so as to minimize the audit risk। अब ये क्या है वो देख लो। dash is the specific guidelines। अब ये गाइडलाइंस होती है तो सर्टिफिकेट नहीं होगा, रिपोर्ट जो होता है वो ओपिनियन होगा। तो भैया ये दो तो ऐसे ही निकल गए।
और गाइडलाइंस एंड डायरेक्शन के भाई कितने टाइम में। अब यहाँ पे आप बोल सकते हो कि हमें कंफ्यूजन है कि भाई प्लानिंग आएगा या प्रोग्राम आएगा। तो इन दोनों को चेक करने के लिए फिर से एक बार क्वेश्चन को शांति से पढ़ते हैं। डैश इज अ स्पेसिफिक गाइडलाइंस and direction for efficient and effective completion of audit work on timely and daily basis so as to minimize the credit risk। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई टाइमली बेसिस पे पूरा करना है, अच्छे से पूरा करना है। तो वो चीज क्या हो जाती है, वो चीज हो जाती है ऑडिट प्लानिंग। डैश इज अ मेथड of organizing an accounting system of the business concern or a factory by which the duties of various clerks are arranged in such a way that work of, अभी यहाँ से आता है ना, work of one person is automatically checked by another। तो दोस्तों मेरे क्लास के अंदर जब हम लेक्चर लेते हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, मेंबरशिप जो होती है वो परचेस करनी है। तो फिर 1-to-1 सेशन भी होगा जिसमें आपके सारे डाउट्स जो है वो भी सॉल्व हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, इंटरनल चेक आ जाएगा, इंटरनल कंट्रोल आ जाएगा। तो जब ऐसी चीज आती है तो आपके जहन में बैंक आना चाहिए। मतलब हम लोग बैंक के ये काउंटर पे जाते हैं, चेक ले लिए, फिर ये चेक करता है, फिर यहाँ से साइन कोई चेक करता है, और पेमेंट के लिए हमको यहाँ पे आना पड़ता है। तो ऑप्शन ये है कि इंटरनल चेक जो है वो आता है, इंटरनल ऑडिट तो आता ही नहीं है। तो अब इंटरनल ऑडिट नहीं आएगा तो ऑल ऑफ द अबव बचेगा ही नहीं, तो एलिमिनेट हो गया। और एलिमिनेट करके ये दो चीज जो है वो हमारी बाकी रही है। अब उसके बाद और एक भाई थोड़ा आराम से कर ले। तो अब यहाँ पे चले जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 क्या लिखा है, इंटरनल चेक इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल ऑडिट, इंटरनल अकाउंटिंग, एक्सटर्नल ऑडिट। अब इंटरनल चेक जो होता है वो इसका पार्ट तो नहीं होता है। अब ये इंटरनल चेक जो है उसकी डेफिनेशन, अगर इंटरनल अकाउंटिंग तो होता नहीं है। अब बचा ये नहीं है, ये नहीं है, बचा कौन सा, इंटरनल ऑडिट और इंटरनल कंट्रोल। तो इंटरनल चेक जो है हम लोग इंटरनल कंट्रोल करने के लिए ही लगाते हैं। ये रेफरेंस भी हमारे बैंक वाले अकाउंट में आप देखोगे तो पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये बात सही है, ऐसे ही होता है। अब यहाँ पे आ जाएगा सिविल लायबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर इम्प्लाइज लायबिलिटी फॉर। अब यार सिविल लायबिलिटी बोला है, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश या मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स या फ्रॉड करेगा तो तीन के अंदर तो भैया क्रिमिनल लायबिलिटी जाएगी। तो सिविल लायबिलिटी जो होती है वो मिसफियंस का मतलब हो जाता है कि अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं करना। जैसे अगर एग्जाम्पल दूं तो मान लो कि आप फिजियोथेरापिस्ट के पास गए हो, उसने आपको ऐसी एक्सरसाइज करने को बोला कि उससे आपका पेन जो है पूरा मिट तो नहीं गया, ऊपर से इंजरी हो गई। तो आप बोल सकते हो कि भाई वो थेरापिस्ट ने अपनी ड्यूटी जो है अच्छे से नहीं की है। तो सिविल लायबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर इम्प्लाइज के भाई उसने अपनी ड्यूटी जो है वो अच्छे से नहीं की है, इसीलिए ये चीज आ जाती है। बस एग्जाम्पल से आप याद रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। इफ अब 19 पे चलते हैं, इफ एन ऑडिटर इज नॉट अपॉइंटेड एट एजीएम। अरे यार ऑडिटर अगर एजीएम में अपॉइंट नहीं होता है, एजीएम में कौन अपॉइंट करेगा, ये और ये नहीं होता है, तो भैया 30 दिनों के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो उसको अपॉइंट कर देती है। और फिर और एक आगे चलते हैं, द ऑडिट that is made compulsory, audit that is made compulsory under the statute। अब यार ये तो मैंने पहले ही बताया था, और अगर आपने हमको फॉलो किया हुआ है तो आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं जिसके अंदर बकायदा हम लोगों ने सारी की सारी बातें जो है
वो प्रॉपरली प्रिसाइजली की हुई ही है, तो भाई दैट इज नथिंग बट ये पार्शियल कंटिन्यूअस, बराबर ऐसा नहीं होता है, ये स्टैट्यूटरी पे ही जाता है। अब यहाँ पे चले जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पर। ऑडिट मीन्स, अब ऑडिट मीन्स क्या होता है? रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, ये तो भैया अकाउंटिंग करती है। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट, ये भी अकाउंटेंट करता है। डिसीजन मेकिंग, तो ये मैनेजमेंट कर लेते हैं। तो जब ये और ये नहीं होता है तो ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ऑडिट मीन्स एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स, अकाउंट एंड वाउचर्स। तो भैया ये चीज है, ये तो ये आंसर आपका ऑप्शन सी ही रहेगा। When a transaction has not been recorded in the books of account either wholly or partly, ये टाइप्स ऑफ एरर में से तो एक आध एमसीक्यू आना तो परफेक्टली बनता ही है। एरर ऑफ ओमिशन, नॉट बीन रिकॉर्डेड आइदर होली और पार्टली, तो भाई ऑब्वियसली यहाँ पे एरर ऑफ ओमिशन ही आता है। कॉम्पेंसेटिंग एरर क्या होता है? 100 रुपीज डेबिट नहीं लिखा और 100 रुपीज क्रेडिट भी नहीं लिखा, तो ये ऑफसेट हो जाता है, इसको कॉम्पेंसेटिंग एरर बोलते हैं। 100 का एक्सपेंस नहीं लिखा और सामने 100 का लॉस भी नहीं लिखा, तो ये कॉम्पेंसेटिंग एरर हो जाता है। और यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट एरर ऑफ द ओमिशन नहीं, कमीशन। कमीशन का मतलब होता है रॉन्ग साइड, प्रिंसिपल होता है, दैट इज फाइनेंशियल। कमीशन का मतलब रॉन्ग अमाउंट इन द रॉन्ग साइड ऑफ अ रॉन्ग अकाउंट, तो ऐसे आप उसको राइट समझ सकते हो। और अगर ये नहीं है, अगर ये नहीं है, एक सेकंड, अगर ये नहीं है तो नन ऑफ दिस तो नहीं आएगा, तो बचेगा कौन? बचेगा ये, और आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं फिर उसके बाद, और वो लिखा हुआ है द लायबिलिटी ऑफ द ऑडिटर कैन बी सिविल लायबिलिटी, क्रिमिनल लायबिलिटी, दोनों हो सकते हैं भाई, फाइनेंशियल नहीं होता, दोनों हो सकते हैं। तो सिविल क्रिमिनल तो दोनों होते हैं, या तो वो जेल में जाएगा या तो नहीं पाएगा, बट ऑप्शन नंबर सी ही आएगा। ड्यूटीज ऑफ एन, बड़ा सिंपल सा था, ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर इज स्टैट्यूटरी ड्यूटी इम्पोज बाय द कंपनीज एक्ट, एक ड्यूटीज इम्पोज बाय लीगल और कोर्ट डिसीजन, ना ऐसे नहीं होता है, घर कोर्ट थोड़ी डिसाइड करता है। ड्यूटीज अराइजिंग ऑफ प्रोफेशनल एटिकेट्स, नहीं, तो यहाँ पे ऑडिटर की ड्यूटी जो होती है वो तो बकायदा ये ए प्लस बी और प्लस सी, तीन ड्यूटीज, प्रोफेशनल एथिक्स में बहुत बड़ा चैप्टर है तो वो भी आ जाएगा। तो और कोर्ट ने अगर बोला है तो भी करना पड़ता है, तो तीन आएगा, तो अल्टीमेटली इसका आंसर डी होगा, डी बराबर। अब ये देखो यहाँ पे ट्विस्ट क्या किया हुआ है, इंटरनल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर कौन सा हो सकता है? मस्ट बी, अरे सीए तो नहीं, ये एक्सटर्नल होता है, स्टैट्यूटरी वाला होता है, बराबर। ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट वाले जो होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं, तो ये नहीं होता है, तो अल्टीमेटली वो हो जाएगा नीड नॉट possess एनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। तो ये है कि भाई इसका आंसर जो है वो आंसर नंबर डी है। अब उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। 26 के अंदर वापस उन्होंने क्या बोला है वो देख लेते हैं। Section 139 provides that in case of government company or any other company owned or controlled by central government or by state government, the first auditor shall be appointed by C&AG। जहां पे गवर्नमेंट आया, गवर्नमेंट खुद की गवर्नमेंट आई, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की आई या स्टेट गवर्नमेंट की आई या दोनों का पार्टली भी आया, कहीं से भी गवर्नमेंट को छुआ, तो भैया कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल साहब ही सिलेक्ट करेंगे। तो ये वाला एमसीक्यू वो भी 45 डेज, उसमें भी सारे डेज है,
तो वो डेज भी जो है वो पक्कायदा परफेक्टली याद रखना, उस पे भी एमसीक्यूज आ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल ऑडिट इंक्लूड्स, इंटरनल ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स कौन से होते हैं? कंट्रोल रखना, अकाउंटिंग सिस्टम देखना, एसेट को प्रॉपर्ट करना। अरे ये जो है इंटरनल ऑडिटर मैनेजमेंट करवाता है, बस इतना हम लोग याद रख लेते हैं ताकि हमारा धंधा सही से चले। तो भाई उसके अंदर कंट्रोल आ जाएगा, अकाउंटिंग सिस्टम सही से काम कर रही है आ जाएगा, एसेट प्रोटेक्शन आ जाएगा। तो जब ये तीन आ जाते हैं तो इसका आंसर बकायदा डी ही रहेगा। इंटरनल कंट्रोल इंक्लूड्स, अब इंटरनल कंट्रोल जो होता है इंटरनल ऑडिट इंक्लूड करता है, जी हाँ। इंटरनल चेक इंक्लूड करता है, जी हाँ। इंटरनल कंट्रोल इंटरनल चेक इंक्लूड करता है, जी हाँ। एक्सटर्नल इंक्लूड करता है, जी ना। तो भैया ऐसा है कि ये भी यस है, ये भी यस है, ये अकेला नो है। तो यहाँ पे लिखा है बोथ इंटरनल एंड इंटरनल ऑडिट एंड चेक, तो ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी ही आएगा। डैश इज एन एग्जामिनेशन ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस विच आर अवेलेबल to support the authenticity of transaction entered by client record, accounting, vouching, internal check या none of this। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ डॉक्यूमेंटरी एविडेंस। बेटा यहीं से हमें पता चल जाना चाहिए कि डॉक्यूमेंटरी एविडेंस कौन सा हो जाता है। तो ये तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है। और डॉक्यूमेंटरी एविडेंस हमने बोला था कि भाई आप क्लास में आते हो, फीस भरते हो, तो पापा जो है वो रिसीप्ट मांगते हैं, तो वो तो फर्स्ट एविडेंस होता है कि भाई वो काम किया। तो बस ये वापिस अगर एक बार देख लिया तो पता चल जाता है, ये बाकी के नहीं है। अब यहाँ पे लिखा था 143 सेक्शन जो था वो था पावर टू अपॉइंट, और यहाँ पे सेक्शन नंबर 30 जो है 140। अब देखो ये मैं नहीं बोलूंगा, आपको कमेंट बॉक्स में पता करना है कि सेक्शन 114 जो है वो कौन सा हो जाता है। और अगर आप लोगों ने इतना प्यार दिया ही है, लाइक किया हुआ है, तो ये रिमूवल ऑफ होता है, 139 अपॉइंटमेंट वाला होता है, 143 पावर वाला होता है। तो थोड़ा सा बस ऐसे हम लोग ने भी इतनी बार बोला हुआ है कि हमें भी बकायदा याद रह जाता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है मैनेजमेंट ऑडिट अदरवाइज कॉल। अब ये मैनेजमेंट जो ऑडिट होता है ना कॉस्ट ऑडिट होता है ना कैश ऑडिट, तो भैया सुना भी नहीं है। तो मैनेजमेंट ना कॉस्ट होता है ना ये होता है, फाइनेंशियल नहीं होता, एफिशिएंसी होता है। अब प्रोप्राइटरी भी उसका नाम, प्रोप्राइटरी भी उसका नाम जो है वो बोल सकते हो। तो भाई ये दो चीज हो गई। अब उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है ऑडिट डन बाय एन एम्प्लॉई ऑफ द बिजनेस अंडरटेकन। फाइनल इंटरनल एम्प्लॉई है तो ना स्टैट्यूटरी आएगा, ना कंपनी आएगा, ना फाइनल आ जाएगा। अब ये जो है तो भैया इंटरनल ऑडिट ही आएगा। तो आंसर तो आपका बी ही आएगा। अब यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द काइंड ऑफ ऑडिट, कौन सा ऑडिट नहीं है? स्टैट्यूटरी एंड प्राइवेट ऑडिट, गवर्नमेंट ऑडिट, फाइनल ऑडिट और नॉट अ काइंड ऑफ ऑडिट। तो फाइनल इंटरिम एंड मैनेजमेंट इज नॉट अ काइंड ऑफ ऑडिट, नॉट अ काइंड बोला है। तो ये भी ऑडिट है, ये भी ऑडिट है, ये भी ऑडिट है। तो नॉट बोला है, इसलिए ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन हमारा डी आएगा। देखो इतना डिटेल में अब हम पढ़ाते हैं फिर भी हमें 2 बार देखना पड़ता है, तो इतना डिटेल में आपको जाके देखना पड़ेगा। इफेक्टिव इंटरनल चेक सिस्टम रिड्यूस, इफेक्टिव इंटरनल चेक सिस्टम रिड्यूस रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब नो लिखा होता इफेक्टिव विच डज नॉट, इफेक्टिव इंटरनल सिस्टम डज नॉट रिड्यूस, क्या नो लिखा होता तो ऑडिटर आता। तो ऐसे अगर क्वेश्चन में चेंज कर देते हैं, यहाँ पे रिड्यूस लिखा है तो ये तो नहीं आएगा। इंटरनल चेक है, आपने कैमरे लगाए हैं या नहीं लगाए हैं, इससे हम ऑडिटर की लायबिलिटी कम नहीं होती है। तो ये दोनों ऑप्शन तो निकल गए। इंटरनल से लायबिलिटी कम होती है नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है नहीं, खाली वर्क जो होता है अगर उसको सेटिस्फाइड है तो वो उसको रिलाई कर सकेगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स में बी चेक्ड बाय।
मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ द गुड्स मे बी चेक बाय प्रॉपर सुपरविजन ऑफ ओवरस्टॉक ना, ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स पनिशमेंट, पता थोड़ी है किसने लिया है, लिया होता तो उनका सीन ना कर दे। तो पनिश करने से नहीं, एम्प्लॉइज को चेक करने से। इसीलिए कंपनी में आप वहां पे वॉचमैन रख लेते हो, वो तलाशी लेता है, कैमरे लगे होते हैं, तो अगर थोड़ा सा कंट्रोल रखा हुआ है तो मिस अप्रोप्रिएशन नहीं होगा। पनिश क्या करना है, पता ही नहीं है किसने लिया है। तो ऐसे भी अगर आप थोड़ा सा करोगे तो पता चल जाता है कि भाई इसका आंसर जो है वो कौन सा आंसर आएगा। ऑडिटर हैज नो लियन। अब ये लियन का मतलब क्या होता है वो देख लो भैया। लियन का मतलब हो जाता है ये आप हो और ये मैं हूं, मैंने आपकी कंपनी में आके ऑडिट किया हुआ है, मैंने आपकी कंपनी में आके ऑडिट किया है, आपको मुझे पैसे देने थे, आपने नहीं लिए, तो मैं बुक जो है कब्जे कर लूंगा, जिसको जब्त करना बोलता है। अब ये जो बुक मैंने ली उस बुक को लियन बोलते हैं। तो ऑडिटर हैज नो लियन ऑन, अब ऑडिट नोटबुक, ऑडिट वर्किंग पेपर, बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ क्लाइंट, और यहां पे लिखा हुआ है ऑल ऑफ द अबाउ। अब वर्किंग नोट और वर्किंग पेपर तो ऑडिटर की प्रॉपर्टी ही होती है, बराबर है। हाँ, और अगर पेमेंट नहीं किया है तो ये कर सकता है, लेकिन क्लाइंट का है तो जनरली हम मानते हैं कि यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर ले हैं कि उसका पेमेंट हो चुका है, तो फिर क्लाइंट के रिकॉर्ड अपने पास नहीं रखेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर प्रीपेड बाय। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो कौन प्रीपेड करता है, सेबी। ये मजाक हो रहा है, सिक्योरिटी एक्सचेंज तो शेयर बाजार में आता है, ये बैंक में आता है। तो इसका ये आंसर आएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, या यही होगा। लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भाई आपको क्या लगता है, और उसके बाद हम लोग चलते हैं। कॉस्ट ऑडिटर, सी ही आंसर आएगा। कोई आईटी है तो सुना भी नहीं है। कॉस्ट ऑडिटर सबमिट रिपोर्ट टू, कॉस्ट ऑडिटर किसको सबमिट करेगा, शेयर होल्डर, डायरेक्टर, एम्प्लॉय। ये तो बकवास है। चलो, तो ये 38 वाला पॉइंट जो है वो तो बकवास है। क्रेडिटर, ये तो उससे भी बकवास है। बचा कौन सा, शेयर होल्डर और डायरेक्टर। अब इसको अपॉइंट डायरेक्टर करता है। अपॉइंटिंग ऑथोरिटी इज द ऑथोरिटी जिसको हमको रिपोर्ट करना है, और हमारी सैलरी भी वही फिक्स करते हैं। ऐसे ऐसे जो है वो उसको याद रख लीजिएगा। अब उसके बाद बोनस शेयर आर इश्यूड टू। बोनस शेयर किसको, एम्प्लॉइज को इश्यू होता है? नहीं भाई, बोनस शेयर एम्प्लॉइज को इश्यू नहीं होता है, तो नन ऑफ द अबव भी नहीं आएगा। 4 में से 2 तो ऐसे ही चले गए। न्यू मेंबर्स को नहीं होता है बोनस, जो होता है 1:1 बेसिस पे आता है, 4:3 बेसिस पे आता है, 7:5 बेसिस पे आता है, 3:1 बेसिस पे आता है, लेकिन पुराने शेयर होल्डर को ही मिलता है। अगर आपने 20 साल पहले एक कंपनी में 10,000 रुपए डाले होते तो आज 1 करोड़ रुपया हो गया होता, और वो कंपनी का नाम है एमआरएफ, बिकॉज उन्होंने इतने सारे बोनस दिए, और आज एक शेयर की वैल्यू 80,000 रुपया है। तो इससे आप सोच सकते हो कि ये कितना बड़ा शेयर है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहां पे लिखा हुआ है कि विंडो ड्रेसिंग। अब यार ये मजाक, इस पे तो पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है, इस पे तो बकायदा एक वीडियो है ही कि विंडो ड्रेसिंग क्या होता है। विंडो ड्रेसिंग मतलब शादी करनी है तो भाई लड़के को, मतलब जिसकी वहां शादी होने वाली है और शादी नहीं होती है और उनको शादी करनी है, तो पहले अपना घर कलर कर देंगे, फर्नीचर लेके आएंगे, कार लेके आएंगे, ये लेके आएंगे, और लड़का हमारा कमाता है, ये है वो है, तो जो होता है उससे ज्यादा दिखाते हैं। तो चेकिंग वेस्टेज नहीं, अंडर वैल्यूएशन नहीं, तो नॉन ऑफ दिस ओवर वैल्यूएशन जो होता है। अब ऐसा जनरली कहाँ करते हैं या क्यों करते हैं, लोन लेनी होती है, बस उसके लिए ही होता है। देखना, आप कोई भी आईपीओ आएगा उसके 2 साल पहले उसकी एड आ जाना चालू हो जाती है, ताकि लोगों को लगता है कि नहीं ये कंपनी अच्छी है, कंपनी ब्रांडिंग है, दिस है, दैट है, एक्सेट्रा।
अब यहाँ पे इंटरनल चेक इज सुटेबल फॉर क्या है, लार्जर कंसर्न, स्मॉलर कंसर्न। स्मॉलर कंसर्न के लिए तो कहाँ से सुटेबल होगा, बराबर है। पेटी शॉप ओनर वो खुद ही तो बैठे रहते हैं, तो ये तो नहीं आएगा, तो ये नहीं आएगा, तो लार्ज कंसर्न नहीं आएगा। ये तो बड़ा क्या बोलते हैं, सिंपल सा फंडा था। और आगे चलते हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है फाइनेंशियल ऑडिट इम्प्लाइज ऑडिट ऑफ बैंकिंग कंपनी। नहीं, फाइनेंशियल ऑडिट ऑफ ना बैंकिंग कंपनी होता है, ना एट द एंड ऑफ द ईयर होता है, ना ऑडिट फॉर सबमिटिंग रिपोर्ट इमीडिएटली एट द एंड ऑफ द ईयर। तो फाइनेंशियल तो होता है, तो भाई फाइनेंशियली चेकिंग द अकाउंट टू रिवील द फ्रॉड। तो ये तो सिंपल सा था। रेम्यूनरेशन ऑफ इंटरनल ऑडिटर इज फिक्स बाय इंटरनल ऑडिटर, जो बंदा उसको काम पे रखेगा, तो यहाँ पे ऐसे याद रखना है, अपॉइंटमेंट ऑथोरिटी, जो आपको अपॉइंट करेगा वही आपकी सैलरी डिसाइड करता है, ऐसे याद रख लेना। तो इंटरनल ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है, तो भाई गवर्नमेंट नहीं करती है, ये नहीं करती है, ये नहीं करता है, तो यही करता है, तो ऑप्शन ए होता है। चलो बात खत्म। उसके बाद यहाँ पे ऑडिट पेपर्स आर द प्रॉपर्टी ऑफ, ऑडिट पेपर जो होता है किसके, जो मालिक होता है उसकी होती है, ऑडिट करेगा। तो ये सिंपल है। द टर्म ऑडिट, तो पहला ही लाइन है ऑडायर। अब देखो यार, ये जो सिंपल होते हैं उसमें ज्यादा डिटेल में जाना और कॉम्प्लिकेट करना नहीं, वो नहीं आता है। सोल प्रोप्राइटर कंसर्न्स आर डैश to get financial statement audited by independent financial authority, legally required, not legally required, ethically required और not ethically required। तो एक ये चीज है, sole proprietor concerns are, ये क्या हो जाएगा, sole proprietor concerns are not legally required। बस वो सिंपल सी बात है। कहाँ करोड़ों का टर्नओवर होता है, ना करोड़ों कमाए ना लाखों लुटाए। The performance of audit may be initiated by the organization or by government, employee, shareholder, may be initiated by government भी कर सकता, employees may be, तो may भी लिखा है तो ये ऑप्शन डी आएगा। That's it। मे भी लिखा है तो ऑप्शन डी आएगा। बैलेंस शीट ऑडिट इज ऑल्सो नोन एज, यार ये बैलेंस शीट ऑडिट इज ऑल्सो नोन एज कंटिन्यूअस है, मजाक कर रहा है, एनुअल, इंटरनल, ना फाइनेंशियल ऑडिट ही आएगा। बिकॉज उसका रीजन है कि भाई एसेट्स एंड लायबिलिटीज हम लोग चेक कर लेते हैं, तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज चेक करते हैं तो फाइनेंशियली हमको पता चल जाता है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, कितनी है, वो चेक करने के लिए हम लोग बैलेंस शीट पे रिलाई करते हैं। और जिसको नहीं पता, बैलेंस शीट के ऑडिट के अंदर हम बैलेंस शीट के सारी चीजें जो होती है वो बाकायदा देख लेते हैं। डैश लेज आउट द स्ट्रेटजी टू बी फॉलोड एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट एक्शन प्लान। स्ट्रेटजी क्या है, स्ट्रेटजी एक्शन प्लान थोड़ी होती है। स्ट्रेटजी ऑडिट प्लान ना, स्ट्रेटजीज टू बी फॉलोड लिखा हुआ है, तो प्रोग्राम नहीं होता है। ऑडिट ऑल ऑफ द अबव तो नहीं आएगा, तो अभी बचा 3 में, सॉरी यार, एक्शन प्लान ही आएगा। नेक्स्ट लिखा है ऑडिटर शुड डिटरमाइन, the auditor should determine the nature and timing of report। ना नेचर नहीं होता, फॉर्म, नेचर एंड एक्चुअल तो आता ही नहीं है। चलो
एक्चुअल नहीं आता तो 2 निकल गए। नेचर एंड टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट के फॉर्म, तो फॉर्म ही आएगा, नेचर थोड़ी आएगा, तो ऑप्शन डी होगा। डैश फॉलोड बाय द एंटरप्राइज अफेक्ट द ऑडिट प्लान, अकाउंटिंग पॉलिसी, ऑडिट पॉलिसी, अकाउंटिंग एंड ऑडिट पॉलिसी, मैनेजमेंट पॉलिसी। डैश फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। डैश फॉलोड बाय एंटरप्राइज इफेक्ट द ऑडिट प्लान, एंटरप्राइज इफेक्ट द ऑडिट प्लान, अकाउंटिंग ऑडिट, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग दोनों आएगा, सी ऑप्शन ही आएगा। While framing an audit plan, auditor should ascertain his dash cast by various legislation on him. क्या आ जाएगा, राइट्स एंड पावर्स या ड्यूटीज। ऑडिट प्लान, ऑडिटर should ascertain, लिमिटेशन नहीं होता है, ड्यूटीज, ऑडिट प्लान बनाने में ड्यूटीज या तो राइट्स पावर नहीं आता है, टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ही आएगा, तो ऑप्शन डी ही आएगा, ऑप्शन डी आएगा। ऑडिट प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ, ऑडिट प्रोग्राम क्या हो जाता है, इट्स अ सेट ऑफ डैश टू बी फॉलोड, रूल्स ना एक्शंस, रूल्स एंड पॉलिसी नहीं आता, एक्शन इंस्ट्रक्शंस, तो भाई इंस्ट्रक्शंस ही आएगा, जो हम लोग बोलते हैं कि पहले 3 दिन में अकाउंट कर परचेज कर लेना, 2 दिन में सेल्स कर लेना, फिर ये कर लेना, वो कर लेना, एंड सो ऑन। द ऑडिट प्रोग्राम प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शन ऑन, the audit program provide instruction to the audit staff and reduces scope for understanding, misunderstanding, negligence, liability। ऑडिट प्रोग्राम से मिसअंडरस्टैंडिंग कम होती है, नहीं, अंडरस्टैंडिंग कम होती है, चल भाई ये तो नहीं आएगा, निग्लिजेंस कम होता है, ये तो नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग, लायबिलिटी, तो ऑप्शन यही आएगा, लायबिलिटी ही कम होती है। ऐसे आप अगर नॉर्मल सा लॉजिक भी करोगे तो भी पता चल जाएगा कि यार नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Audit program helps in fixing the dash for the work done among the audit staff, as work done may be traced back to individual staff, remuneration, liability, negligence, responsibility। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑडिट प्रोग्राम हेल्प्स इन फिक्सिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो क्लियर हो गया, पगार थोड़ी प्रोग्राम से होता है, निग्लिजेंस फिक्स थोड़ी होता है, लायबिलिटी तो ऑडिटर की होती है। नेक्स्ट, ऑन कंप्लीशन ऑफ द ऑडिट डैश सर्व्स द पर्पस ऑफ ऑडिट रिकॉर्ड विच मे बी यूजफुल फॉर फ्यूचर रेफरेंस। अब यहाँ पे ऑडिट प्रोग्राम फ्यूचर रेफरेंस के लिए, ऑडिट वर्किंग प्लान, वर्किंग पेपर तो फ्यूचर में नहीं, प्लान चेंज होता रहता है, नोट्स, यही आएगा, यही आएगा, दैट इज ऑडिट प्रोग्राम ऑन कंप्लीशन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम सर्व्स के भाई ऑडिट रिकॉर्ड विच में भी फ्यूचर के लिए क्या क्या करना है, कब कैसे ऐसे। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है ऑडिट प्रोग्राम इज प्रीपेयर्ड बाय, ऑडिट प्रोग्राम कौन बनाएगा। अभी यार ऐसे क्वेश्चन आएंगे, थोड़ी हंसी भी आ जाती है, अब आगे पढ़ने का तो इसको क्या डिस्कस करें। तो ऑडिटर हैज टू ऑब्टेन डैश टू सब्सटेन हिज ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल एविडेंस, होता है इंटरनल, एक्सटर्नल, सफिशिएंट, एप्रोप्रिएट। अब यार इंटरनल एंड एक्सटर्नल, अब पंगा ये दो तो नहीं आएंगे, ऑप्शन सी और डी के अंदर हो जाएगा। इंटरनल एक्सटर्नल, सी पॉइंट इज ऑडिटर की ड्यूटी है टू, इट इज अ ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर टू बी सेटिस्फाइड दैट अमाउंट ऑफ एविडेंस जो है वो एडिक्वेट है, तो वो सब्सटेंशियल प्रोसीजर से करे या कंप्लायंस से करे, ये सीधा आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय ऑडिटर ऑर्गेनाइजेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू, क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय ऑडिटर organization is directly related to internal check, control, all of the above आएगा, all of the above होता है।
नेक्स्ट, dash are the documents prepared by or obtained by the auditor in connection with the audit. Note, working paper, dash are the documents prepared and obtained. सारे होते ही, वर्क नोट्स भी होता है, पेपर भी होता है, रिपोर्ट भी होता है, तो डी ही आएगा। वर्किंग पेपर हेल्प्स इन प्रॉपर प्लानिंग परफॉर्मेंस, या देखो प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस, और यहाँ पे लिखा है प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस। एग्जीक्यूशन ना, प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस ही आ जाएगा। वर्किंग पेपर एग्जीक्यूट नहीं होता है, वर्किंग पेपर असिस्टेंट बनाते हैं, जब जब काम में जो भी उनको क्वेरीज आती है उसको लिखते हैं, तो प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस ही आएगा। Next, the audit working papers are divided into permanent file, current file, temporary नहीं होता है, permanent file and current file ही होता है, ठीक है। तो ये टेम्पररी है इसलिए ये ऑप्शन नहीं आएगा, ये नहीं आ जाएगा। करंट फाइल एंड ट्रांजिटरी तो कभी सुना भी नहीं था, तो ये 3 नहीं आएंगे, तो ये 63 वाला ऑप्शन ए ही है। अब on appointment of subsequent auditor, the company must give intimation within dash day of appointment. subsequent appointment के अंदर an appointment of subsequent auditor, company must give intimation within 7 days to, अबे ऑडिटर को ही देंगे, ऑडिटर को देंगे, और रजिस्टर को तो वो 30 और 45 आता है, डिपेंडिंग अपॉन कंपनी। फर्स्ट अपॉइंटमेंट नहीं हुआ होता है तो होता है, तो हम लोग 7 दिन के अंदर ऑडिटर को बोलेंगे और वो हमें 15 दिन के अंदर हाँ या ना बोलेगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है, सॉरी, इन केस ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल्स टू अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर विदिन 1 month of its incorporation, the dash may be the first auditor. अगर फर्स्ट ऑडिटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल्स टू अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर विद इन 1 month of its incorporation, अब डायरेक्टर ने फेल कर दिया तो शेयर होल्डर्स आएगा, और उनका फेल हुआ तो गवर्नमेंट आता है। तो ये ऐसे ही ये जो है इसको ऐसे ही आप बकायदा याद रख लेना। ये क्यों स्लो हो रहा है भाई? हाँ, अब आया, अब नीचे भाग जाएगा, वापिस ऊपर करना पड़ेगा। एग्जाम्पल ऑफ कैजुअल वैकेंसी मतलब क्या हो जाता है, कैसे भी करके भैया ने अपनी टर्म पूरी नहीं की है, या रिजाइन हुआ है, या डेथ हुआ है, या डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है, 1 साल का तेरी जो अवधि थी वो नहीं हुआ है, तो भैया आंसर डी ही आएगा। મેહુલ માસા આવી ગયા? હા બેટા, મમ્માને કે 5 મિનિટમાં આવે છે। બેસ્ટ ફ્રેન્ડ, ચલો બનાવવા દો। If no auditors are appointed or reappointed at the annual general meeting, अगर कोई भी अपॉइंट और रीअपॉइंट नहीं हुआ है, द कैजुअल वैकेंसी, अरे किसी को अपॉइंट और रीअपॉइंट नहीं किया है तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास मैटर जाती है, बराबर है तुम लोगों ने, तो फिर ये सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये सी ऑप्शन आएगा। फेलियर टू गिव नोटिस रिगार्डिंग फाइलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज एन ऑफेंस पनिशेबल विद फाइन। हु ऑफ द फॉलोइंग पर्सन ऑन हुम सच फाइन कैन बी इम्पोज? सारे ऑफिसर, एवरी ऑफिसर ऑफ अ कंपनी जो होता है, कंपनी एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी। देखो डायरेक्टर कंपनी नहीं, एवरी ऑफिसर नहीं, कंपनी पे भी फाइन लग सकता है, और इस पर पर डे की लिमिट होती है, उस पर भी एमसीक्यू आ सकता है। A statutory auditor dash also is internal auditor can act, statutory can not act, दो कैन एक्ट बट एथिकल नहीं रे, ऐसा नहीं होता है, नहीं रे मतलब ऐसे दोस्त से बात कर रहा हूँ ऐसे बोल रहा हूँ मैं, बराबर। तो यहाँ पे
Statutory auditor cannot act as internal auditor, can act, cannot act, दो बट एथिकली नहीं होता है, नहीं cannot act ही आएगा. A person shall be qualified to be appointed as an auditor of the company if he is in the, shall not be qualified, ऑफिसर और ऑफिसर ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी दोनों होता है. 71 in case of insolvency or unsound mind, a person will automatically disqualified for appointment as an auditor because he is not wealthy. He cannot take decision, he cannot repudiate. नहीं he ceases to be a member. तो भाई गांडा, सॉरी ऐसे नहीं बोलना चाहिए, गांडा होता है, अनसाउंड माइंड का होता है, तो हम ऐसे याद करने के लिए बोलते हैं, तो उसकी डिसीजन कैपेसिटी नहीं रहती है. द ऑडिटर हैव अ राइट टू अटेंड, क्या ऑडिटर के पास क्या राइट होता है? ही हैज अ राइट टू अटेंड, द ऑडिटर बोर्ड मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग, यही आएगा, एनी जनरल मीटिंग. द रिटायरिंग ऑडिटर डज नॉट हैव अ राइट to make represent legal. If a retiring auditor does not have a right to, क्या आ जाएगा, right to speak, to make written, नहीं वो तो बना, बोल भी सकता है. he has a right to be heard, हाँ, representation circulated, speak as a member लिखा है, वो बोल सकता है, मतलब अगर गलती से उसको निकाल दिया तो हम उसकी बात सुनेंगे नहीं, क्यों सुनेंगे, बराबर, तो वो बोल सकता है, लेकिन एज अ मेंबर ऑफ द कंपनी नहीं बोल सकता. एज एन ऑडिटर वो बोल सकता है. इन कंपैरिजन टू द इंडिपेंडेंट ऑडिटर, एन ऑडिटर इंटरनल इज मोर लाइकली टू बी कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम कंसर्न विथ, ना लीगल अकाउंटिंग इंटरनली आता है. और ये हमारा लास्ट, वेदर द मैनेजमेंट कैन रिस्ट्रिक्ट द स्कोप ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर, नहीं, मैनेजमेंट को बोलेंगे खामोश, तो ऐसा है. तो दोस्तों मैं तो 100 के ऊपर एमसीक्यूज करने वाला था, लेकिन एक रिलेटिव आए हुए हैं घर पे, तो इतना ही होगा. ये मटेरियल कैसे मिलना है, तो आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो, हमारी एप्लीकेशन प्रणव क्लासेस से, उससे आप चैट करके मुझसे कमेंट भी कर सकते हो. और अगर ऐसे वीडियो चाहिए तो बोल देना. और 1-to-1 अगर सीखना है तो आप हमारी मेंबरशिप परचेज करके आप 1-to-1 हमसे सीख भी सकते हो. तो दोस्तों आशा करता हूं कि भाई ये वीडियो यूजफुल रहेगा. आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. गुड बाय, गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद.